ये पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में हमने लास्ट टाइम आपको जोनल काउंसिल्स पढ़ाई। जोनल काउंसिल में हमने आपको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल्स के बारे में बताया। हमने आपको उसके माध्यम से ये बताया कि किस तरह से ये जोनल काउंसिल्स एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर अगर रीजनल लेवल की प्लानिंग पर फोकस करें तो उन एरियाज़ के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल जो लैक्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकती हैं। जो भी वहाँ पर अचीवमेंट्स की जा सकती हैं उनके इनहेरिटेड पोटेंशियल को फुली एक्सप्लॉइट करके उस दिशा में ये एक मेंटरिंग का रोल प्ले कर सकती हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या कमियां रह गई उस क्षेत्र की सरकारों की, उसके विषय में चर्चा की थी। उसी नॉर्थ ईस्ट के केस स्टडी के वाया हम आज भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जब हम जोनल काउंसिल में बात करते हैं तो मैंने बताया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ, शिलोंग। एक रीजनल थिंक टैंक के तौर पर खुद को री इन्वेंट कर सकता है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। किस तरह से ये काम हो सकता है? अगर आज की डेट में हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देखें तो मैंने बताया इको टूरिज़्म एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है जिसके बेस पे उत्तर पूर्व का विकास हो सकता है। बट इस क्षेत्र में भूटान कहीं आगे निकल गया और नॉर्थ ईस्ट के राज्य इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए। हाइड्रो पावर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, हम 3% ही रियलाइज़ कर पाए। इस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाए। बैम्बू प्रोडक्शन बड़े स्तर पर होता है। इंडिया का 3/5 बैम्बू प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में होता है। बट इंटरनेशनल बैम्बू इंडस्ट्री जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इस समय $68 बिलियन की है, उसमें चाइना, जापान आगे निकला, भारत का नामो निशान कहीं भी नहीं नज़र आता। इको टूरिज़्म हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, चाहे बैम्बू प्रोडक्शन जैसी चीज़ें हों, हम इन चीज़ों में पिछड़े हैं। कनेक्टिविटी के मामले में हम बहुत पिछड़े हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है कि उसके कुछ कारण हैं, उसको समझना ज़रूरी है। हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र था जिसमें विकास नहीं किया जा सका। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक लैक है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, क्योंकि जो प्रोडक्शन, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में है, चाहे टूरिज़्म के क्षेत्र में है, बहुत ही स्पॉरेडिक कैरेक्टर की है। कारण ये है कि वहाँ पर आदिवासी समाज एक आइसोलेटेड सोसाइटी में है, मैंने आपको ये भी बताया था, जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्टिविटी नहीं बनाते हैं सोशली, और इसी की वजह से हमें एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग अचीव नहीं हो रही। हम एग्रीगेट नहीं कर पा रहे, प्रोसेस नहीं कर पा रहे, मार्केट नहीं कर पा रहे। यही एक प्रॉब्लम हमने ऑब्ज़र्व की थी ना। सो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है? जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आप उससे अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने जो इनपुट्स यूटिलाइज़ किए हैं, उन इनपुट्स की फुल वर्थ को रियलाइज़ करने के लिए उस इनपुट से बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन जो आप डेवलप कर सकते हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर आप इनपुट कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और इनपुट कॉस्ट को जस्टिफाई अगर करना है तो आप उस स्केल पे प्रोडक्शन करिए कि जो आपकी इनपुट कॉस्ट है, उस इनपुट कॉस्ट के बदले में जो आपने आउटपुट डेवलप की, उस आउटपुट से जो आपने वैल्यू हार्नेस की, वो इस लेवल पे वैल्यू हार्नेस हुई है कि वो इनपुट कॉस्ट के एक एक पाई को जस्टिफाई करती है। यही इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है। आई बात समझ में? अब मुद्दा ये है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे? सोसाइटी ट्राइबल, आइसोलेटेड। लैंड फार्मिंग अगर देखें तो किसी ने लार्ज कार्डमम उगा ली, किसी ने ड्रैगन फ्रूट उगा लिया, किसी ने पैशन फ्रूट उगा लिया। छोटे छोटे खेत हैं जैसे कि घर के आसपास, उनमें जितना उगा लिया अपनी ज़रूरत लायक और थोड़ा बहुत बाज़ार में बेचने लायक। इसके तहत आप इसे एक इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप नहीं कर सकते। ना तो आप इसका पल्प बना सकते हैं, ना आप इसे किसी तरह से एक्सपोर्ट या भारतीय बाज़ारों तक ले जाने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। मेन आस्पेक्ट ये है कि इन्हें आपस में जोड़ना होगा। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए इनके लैंड रिफॉर्म्स करने होंगे। वो करने का काम वहाँ की राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन राज्य सरकारें ये अगर करें तो ऐसे में आदिवासी समाज के अधिकार हनन नहीं होने चाहिए, तो आदिवासी क्षेत्र के लोगों को साथ लेना होगा। उसके लिए वहाँ का जो पंचायती सिस्टम है, उस पंचायती सिस्टम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। ये सारा प्रोसेस बहुत ही जटिल है। ऐसा करने की वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत कम है। इसे लैक ऑफ गवर्नेंस कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन ये हो सकता है अगर कोई ऐसा थिंक टैंक, कोई ऐसी बॉडी वहाँ पर आए जो रीजनल लेवल पर पूरे स्टेट्स को जोड़ करके
कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग दे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ लेकर के, जैसे आईआईटी शिलोंग को अपने साथ, जैसे आईआईएम शिलोंग को अपने साथ लिया जा सकता है। उसके बेसिस पर जो भी स्टडीज़ कंडक्ट होती हैं, उन स्टडीज़ को यूटिलाइज़ करके कि इस क्षेत्र में कैसे विकास हो सकता है, उसे प्रैक्टिकल अप्रोच में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन इसके लिए कोई बॉडी ऐसी चाहिए जो रीजनल लेवल पर प्लानिंग करे, जो इन सभी स्टेट्स को एक साथ लेकर के आए, कंड्यूसिव मैनर में प्लानिंग हो और फिर उसे हर राज्य में लागू किया जाए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ऐसा रोल प्ले कर सकती है और सभी की सभी जोनल काउंसिल को ऐसा रोल प्ले करना है। उसी के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि लैक ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को ओवर पावर करना है और एग्रीगेशन की ओर बढ़ना है। स्पोरेडिक कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसंट्रेटेड कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओर लेकर के जाना है, ताकि मार्केटेबल प्रोड्यूस आ सके किसी भी क्षेत्र में। कमी ये पाई जाती है कि जितने भी राज्य उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं, वहाँ पर फंड्स की भारी कमी है, एडिक्वेट कैपेसिटीज़ नहीं है। फंड्स नहीं है और एडिक्वेट कैपेसिटीज़ नहीं है। एडिक्वेट कैपेसिटीज़ किस एस्पेक्ट में, ध्यान से देखा जाए, हॉस्पिटल्स की कमी वहाँ पर आपको नज़र आएगी, स्कूल्स की कॉलेजेस की कमी नज़र में आएगी, स्टाफ की कमी नज़र में आएगी, जो सड़कों के तहत, बिजली के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसकी कमी नज़र आएगी, रॉ मटेरियल सप्लाई की कमी नज़र आएगी। तो ऑल इन ऑल पैसा और कैपेसिटी, इन दोनों चीज़ों में कमी है। सरकार को जिस क्षेत्र में वहाँ पर खर्चना है, उस आउटले को वो फुलफ़िल नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास रेवेन्यू के सोर्सेज उतने नहीं हैं। रेवेन्यू वहीं से आता है जहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जब उस राज्य में इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है तो स्टेट के खुद के अपने रेवेन्यू सोर्सेज कितने ही होंगे, और केंद्र की तरफ से जो डेवल्यूशन जाता है उसके दम पे आप कितना ही विकास करेंगे। तो फिर कैपेसिटीज़ जनरेट कैसे होंगी? कैपेसिटीज़ जनरेट करने के लिए मंडियाँ बनानी पड़ती हैं, पावर सप्लाई बनानी पड़ती है, बिजली की तारें बिछानी पड़ती हैं, रेलवे की और सड़क यातायात की लाइनें बिछानी पड़ती हैं, टर्मिनल्स बनाने पड़ते हैं, फिर जाकर के कैपेसिटी इस्टेब्लिश होती है। अदरवाइज़ कैपेसिटी कभी नहीं आ सकती। इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा उगाना पड़ता है राज्य में प्रबंध करके, और उस चीज़ में हम चूक रहे हैं कि आदिवासी समाज होना यहाँ पर इसलिए नेगेटिव हो जा रहा है क्योंकि सोसाइटी आइसोलेटेड है। ये पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएगा अगर उसी ट्राइबल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेके जेन्युइन एस्पेक्ट में, जैसे एक पंचायती कानून बने हैं आदिवासी समाज के लिए, उसे प्रिंसिपल फॉर्म में अगर लागू किया जाए तो पंचायत जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो भी प्रोटेक्ट होगी, वो इनफैक्ट प्रिजर्व होके प्रमोट होगी। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो कौन सा कल्चर कम्युनिटी वहाँ पर प्रमोट नहीं करेगा अगर वो पार्टिसिपेंट है उसका, अगर वो उससे बेनिफिट डिराइव कर रहा है, अगर सोसाइटी एगैलिटेरियन है तो। लेकिन ये सब करने के लिए ढांचागत परिवर्तन लाने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स आने बहुत ज़रूरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लैंड टाइटल्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। टेनेंसी लॉज लाने पड़ेंगे वहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे प्रबंध वहाँ पर लाने पड़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो। नए अनुसंधान केंद्र, नए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने पड़ेंगे ताकि रिसर्च हो। वोकेशनल ट्रेनिंग ओरिएंटेड कोर्सेज़ वहाँ लाने पड़ेंगे ताकि यूथ स्किल्ड हो, एक अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट पूल क्रिएट हो सके और इंडस्ट्री को लेबर भी मिल सके। ये सारी चीज़ों की कमी है। इसके लिए एक ऐसी बॉडी चाहिए जो एक एग्रीगेट प्लानिंग करे इस पूरे रीजन के लिए, विद द एक्सपर्टीज़ ऑफ द सेंट्रल लेवल पॉलिसी मेकर, सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स। जैसे कि यहाँ पर जो होम मिनिस्टर है कंट्री के, वो चेयरमैन है, तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। और क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है इंडिया के लिए, तो इकोनॉमी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बॉर्डर वाइज भी इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ तक भी कोशिशें कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में आप कुछ नए लोगों को भी जगह दें, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके साथ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, ताकि हमारी स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ताकि हमारी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें जस्टिफाई हों और नॉर्थ ईस्ट का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में पाया गया कि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को एम्पावर करते हैं तो ये प्लानिंग के लिए एक मेंटर का रोल प्ले कर सकती है, मेंटरशिप फॉर प्लानिंग। और ये प्रायोरिटी एरियाज़ जो हैं, जैसे कि इस बार नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में मीटिंग में ये कहा भी गया था गृह मंत्री के द्वारा कि हमें इस रीजन के मोस्ट बैकवर्ड एरियाज़ पे फोकस करना है। तो आप जोग्राफिकली, इकोनॉमी वाइज, प्रोडक्शन वाइज उन एरियाज़ की तरफ फोकस कर सकते हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं काफ़ी बड़े लेवल पे और जिनमें पोटेंशियल बहुत है फ्यूचर के लिए।
जैसे कि मैंने अभी बताया, हॉर्टिकल्चर पे फोकस करिए, और हाइड्रो पावर पे फोकस करिए, इको टूरिज़्म पे फोकस करिए, ट्रेड एंड कमर्स पर फोकस करिए। तो प्रायोरिटी एरियाज़ को डिलीनिएट करके उन पे फोकस करना, मेंटरशिप प्रोवाइड करना, इन प्रायोरिटी एरियाज़ को डेवलप करने के लिए जो प्लानिंग होगी उसके मामले में एनईसी अपना रोल यहाँ पे प्ले कर सकती है। संविधान में दिए गए ये 1956 के एक्ट के तहत दिए गए जोनल काउंसिल के प्रावधान और 1972 के कानून के तहत दिए गए एनईसी के प्रावधान के तहत ये जो तंत्र उभर के आता है, फेडरल कंट्री होने का बेनिफिट जो इससे मिलता है वो ये है कि केंद्र फैसिलिटेटर के तौर पे आ सकता है राज्यों के लिए, और उन्हें भारत के साथ और विश्व भर की मंडियों के साथ, एक्सपर्टीज़ के साथ, रिसर्च के साथ और लेबर पूल के साथ जोड़ने के तौर पर एक मेंटरिंग दे सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। उन राज्यों को भी इस बात का लाभ होना चाहिए कि वो भारत जैसी उभरती हुई और तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ही हिस्सा है, राज्य है। उसके लिए उनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सेंट्रल प्लानिंग के साथ, और उसके लिए दिल्ली में बैठे बैठे ये हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिस्टिंक्टिव कल्चर, कस्टम, मैनर होने की वजह से इस क्षेत्र का आपको इस क्षेत्र में ही आके काम करना होगा। इसलिए सेंट्रल लेवल प्लानिंग से फार बेटर है रीजनल लेवल प्लानिंग, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के माध्यम से हो सकती है। आई बात समझ में? जो एक सेंट्रल लेवल प्लानिंग और नॉर्थ ईस्टर्न की प्लानिंग के बीच में गैप है, उसे ब्रिज करने का काम एनईसी कर सकती है। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चैलेंजेस बहुत हैं अगर हम इस तरफ देखते हैं। एब्सेंस ऑफ कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंटरप्रेन्योरशिप की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्किल्स की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कनेक्टिविटी ही अगर अकेले आप इम्प्रूव करते हैं, इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द ग्रोथ एंड इट विल इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस। अगर एक बार कनेक्टिविटी आ जाती है तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, रॉ मटेरियल एरिया से इंडस्ट्रियल सेंटर्स जुड़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेंटर से मार्केट एरियाज़ जुड़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि नॉर्थ ईस्टर्न तो कहाँ पर लाई करता है, द एशियन हाईवे, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स, इन सभी का एक क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। इसके तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों से आप जुड़ पाएंगे, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो इंडिया में जो रेल लिंक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट और टर्मिनल एरियाज़ हैं, जो इंट्रा रीजनल कॉरिडोर्स हैं, उन सब के साथ यदि नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी लिंक्स को जोड़ दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल हब, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रूट्स, इनके साथ कनेक्टिविटी में आएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का बेनिफिट मिलेगा, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा, जो डाटा सेंटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, उनका बेनिफिट मिलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जोड़ने में नॉर्थ ईस्ट एक अहम भूमिका निभा पाएगा। इसी से उस क्षेत्र का विकास होगा। आई बात समझ में? लेकिन इसके लिए एक ऐसी बॉडी जो पूरे रीजन को कंसीव करे एज अ प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टिविटी विकास करने की कोशिश करे। एक बार निवेश हो गया तो विकास होगा, और जिस जिस क्षेत्र में विकास होगा उस विकास में, उस बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहेगा, तो कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। और एक बार यदि कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट हुई, क्वालिटी आना गारंटीड है। और एक बार यदि क्वालिटी हो गई, इकॉनमी सेल्फ ड्रिवन होगी, उसकी मांग पैदा होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये बड़ी बात है। पैदावार करने वाला भी लाभान्वित होगा, ग्राहक भी फायदे में रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस कीमतों को भी सीमित करता है। आई बात समझ में? बेटर रिसर्च की तरफ लेके जाता है, बेटर क्वालिटी की ओर लेकर के जाता है। डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत वीक है, इनएडिकेट है। इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोजेक्ट हैम्पर होते हैं। आप जनधन योजना देखें या किसी भी तरह से, आज जितने भी आपको डिजिटल बैंकिंग के साथ जोड़ा गया है, अकाउंट्स आपके जोड़े गए हैं, आपको कनेक्ट किया गया है, इन सब का पर्पज़ क्या है? आप तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स पहुंचाए जा सकें, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प आती है वो पहुंचाए जा सके। छोटे छोटे कामकाजी लोग, छोटे छोटे उद्योग धंधे, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री, आदिवासी समाज के स्तर पर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई उन्हें क्रेडिट पहुंचाना है, लोन प्रोवाइड करना है इंस्टीट्यूशनल, अगर बैंक अकाउंट के साथ वो कनेक्टेड ही नहीं है, उनके बैंक खाते ही नहीं हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़े लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को हैम्पर करती है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के हैम्पर होने से ही एक इन्वेस्टमेंट का एटमॉस्फेयर डीरेल हो जाता है, क्योंकि निवेश तब होगा जब लोगों की जेब में पैसा होगा, और वो पैसा पहुंचाने के लिए उन्हें ऋण भी देना पड़ता है। इस तरह के सारे लिंकेजेस गायब हो जाते हैं जब फाइनेंशियली आप इंक्लूडेड नहीं होते सिस्टम में।
लोकल क्लचेज ऑफ मनी लेंडर प्रोसेस में आप उलझ करके रह जाते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए वहाँ पर वो चीज़ समझाई गई कि डिजिटल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करें, एडिक्वेट करें, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हैम्पर ना हो, ताकि टेक्निकल कंपनीज़ की ग्रोथ हो। टेक्निकल कंपनीज़ जैसे कि आईटी सेक्टर और बड़ी दूसरी कंपनीज़ पीछे हैं, डाटा सेंटर्स वहाँ पर नहीं काम कर पाते। ऐसे बहुत सी आज की डेट में आप देखें, घर बैठे बैठे कंप्यूटर के वाया आप किसी का ट्रबल शूट करा देते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी होगी, कॉल सेंटर्स वहाँ पर काम करेंगे, ट्रबल शूटिंग के सेंटर्स वहाँ पर ओपन होंगे, वहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब तक आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जब तक आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स ये सब काम नहीं कर पा रहे, आप लोगों की समस्याओं को समझ करके उनका निदान भी नहीं प्रदान कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जहाँ पर इतना पोटेंशियल हो सकता है एजुकेशन के वाया यूथ को स्किल्ड बनाने का, वो नहीं हो पा रहा क्योंकि डिजिटल कनेक्टिविटी वीक है। ऐसे में पूरे रीजन को ऑन बोर्ड लेना होगा और ऐसा करने का काम एक रीजनल काउंसिल ही कर सकती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, प्राइवेट एंटरप्राइज ही नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी लैक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का लैक है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का लैक है, ट्रेड एंड कॉमर्स का लैक है, अंडर टैप्ड है रीजन, अंडर पोटेंशियल है रीजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, टेक्निकल कंपनीज़ का लैक है। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस कम है, इसकी वजह से ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस है वहाँ के यूथ की गवर्नमेंट जॉब पे, सरकारी नौकरियों पे, और जिसमें ट्राइबल कोटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जितनी बहुत भी बैंकिंग या बाकी सेक्टर की जॉब है, वो थोड़ा बहुत जो वहाँ का पढ़ा हुआ समाज है, वो ट्राइबल कोटे के बेसिस पे वो जॉब्स एक्वायर करता है। इसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। इसको हमें दूर करना पड़ेगा। हमें प्रोफेशनली मैनेज्ड वेंचर कैपिटल फंड वहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके तहत आप सीड कैपिटल जैसे कंसेप्ट दे सकते हैं कि किसी को व्यापार धंधा शुरू करना है, उसे पैसा दे दें। आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकते हैं, कोई व्यापार धंधा शुरू कर चुका है, बस उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, कुछ समय तक आप उसे फ़ंड दे सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? जब प्रोफेशनली मैनेज्ड कैपिटल फंडिंग वहाँ पर आएगी, जब ऐसे ग्रुप्स वहाँ पर आएंगे जो स्टार्टअप्स को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, जो उनके रिसर्च वर्क को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये विकास कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, जिनको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, तो वो सीड कैपिटल और हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स देंगे। और जब ये होगा तो स्टार्टअप्स आएंगे, स्टार्टअप्स होगा, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होगी, स्किल्स डेवलप होंगे, यूथ एम्प्लॉयड होगा। लेकिन ये सब होगा अगर पावर, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड कॉमर्स, इनको हम ग्रोथ कराएंगे और डिजिटल नेटवर्क को वहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे। इन सब के क्षेत्र में हमें रीजनल काउंसिल्स की बहुत आवश्यकता है। वीक गवर्नेंस कैपेसिटीज़ अभी मैंने बताया, इसी की वजह से इफेक्टिव रीजनल प्लानिंग नहीं हो पाती। इस क्षेत्र में NEC कैन प्ले द रोल ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल एंकर फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यानी कि वो जो राज्य इस क्षेत्र का हिस्सा हैं, उनके लिए एक एंकर का रोल प्ले कर सकता है। एक एंकर वो खुट्टा जिसके साथ सारे बंधे रहते हैं, उसका रोल प्ले कर सकता है और उनकी गवर्नेंस कैपेसिटी की वीकनेस को ओवरकम कर सकता है। आई बात समझ में? तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के माध्यम से हमने समझा कि जोनल काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशंस बड़े लेवल पर रिफॉर्म ला सकते हैं। आज कहाँ पर चूक रहे हैं? आज अगर आप देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों के एंड पर ये कोशिश रह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पर डीलिंग हो। केंद्र की एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो राज्य के स्तर पर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ बार्गेन करना चाहती है, उसके साथ सीट शेयरिंग से लेकर के अलायंस बनाने तक बार्गेन हो रही हैं, डील्स हो रही हैं, डेवलपमेंट प्लान डिस्कस हो रहे हैं। जबकि ये काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक भी होता तो बहुत बेहतर होता। जबकि ये होना किसके तहत चाहिए? जो न्यूट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर बड़े छोटे का भेद नहीं, पावरफुल और वीक का कंसेप्ट नहीं, सेंटर और स्टेट का गेम नहीं। जब आप जोनल काउंसिल जैसी चीज़ों में जाकर के बैठते हैं, वहाँ पर आपको इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है, आपकी आवाज़ लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर सुनी जाती है। छोटे बड़े राज्य का यहाँ पर भेद नहीं रहता, आपके कंसर्न्स प्रायोरिटी पर रहते हैं। लंबे समय से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा, जिसमें सेंटर के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी टेंडेंसी ये रही है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बाईपास करके उन प्लेटफॉर्म्स पर ऑन बोर्ड लिया जाता है स्टेट्स को, जहाँ पर स्टेट्स को कुछ देने के बदले स्टेट्स से कुछ मनवाया जा सके। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनमें स्टेट से कमिटमेंट ले लिए जाते हैं कि इस तरह से आपको ग्रांट्स आएंगी, लेकिन आपको इस डायरेक्शन में इनको लगाना है और काम करना है। इस तरह से टैक्स का शेयर मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में इन टैक्सेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। यहाँ पर वो एवेन्यू नहीं बच पाता कि स्टेट और सेंटर
इन डिस्कशंस और बार्गेन से ऊपर उठ करके नेशनल और रीजनल लेवल पर एक हॉलिस्टिक प्लानिंग कर सकें। कंप्लीट डेमोक्रेटिक सेंस में देखें अगर तो इस तरह की जोनल काउंसिल्स सभी राज्यों में अपनी आवाज़ खुले तौर पर रखने का बराबर अधिकार देती है। ये टेक्निकली लेस्ड भी हैं क्योंकि इसमें एक्सपर्ट पर्सन्स भी बैठते हैं, चाहे वो नीति आयोग के एडवाइज़र्स हों, चाहे वो डेवलपमेंट कमिश्नर हो उस रीजन का, यानी कि उन राज्यों का जो जो जोन में आते हैं, और चाहे वो किसी और चीफ सेक्रेटरी या अदर बॉडी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। तो ये टेक्निकल मेंबर्स, एक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है चीफ सेक्रेटरी, एक नेशनल लेवल रिसोर्स मोबिलाइजेशन की प्लानिंग से जुड़ा है नीति आयोग का मेंबर, एक स्टेट स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं। तो ये हर फील्ड से आने वाले लोग हैं। इसके अलावा एक एक राज्य के मुख्यमंत्री और दो दो मंत्री इससे जुड़े रहते हैं, ये भी बड़ी बात है। और केंद्र के गृह मंत्री इससे जुड़े रहते हैं क्योंकि जोनल काउंसिल का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यही था कि जहाँ पर देश के स्तर पर क्षेत्रीय डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया जाता है, वहीं देश के स्तर पर एकता अखंडता भी है। और गृह मंत्री देश का वहाँ पर होना इस बात का प्रमाण है कि कंट्री की यूनिटी इंटीग्रिटी से सुप्रीम कुछ भी नहीं। तो चीफ होम मिनिस्टर को उसका चेयरपर्सन बनाया जाता है। तो जोनल काउंसिल जैसी संस्थाएं, जो पावर लेवरेजिंग कंसेप्ट चल रहा है आज की डेट में, मैनोवरिंग कंसेप्ट चल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग है वो अपने आप को मैनोवर कर रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, इसको काटता है। एक वेलफेयर स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट की ओर आगे बढ़ता है, सभी को बराबर आवाज़ प्रदान करने जैसी संस्था है। ये टेक्निकली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि इनकी यूटिलिटी करनी है, यूटिलिटी का लैक है, और इनका एडवाइजरी कैरेक्टर, जिसे कि इसकी वीकनेस माना गया है, जो इसकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब आप खुले तौर पर आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, प्लानिंग में आते हैं, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही होती है कि आप एडवाइजेज एक्सचेंज करें और जो भी बेस्ट है उसे एक्सेप्ट करें, ना कि मैंडेटरी रिकमेंडेशन प्रोसेस के थ्रू जाएं जो कि किसी की गले की फांस बन जाए। तो इसकी एडवाइजरी कैरेक्टर इसकी स्ट्रेंथ है, जिसे वीकनेस बनाया गया है, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे राज्यों में तो ये लाइफलाइन का काम कर सकते हैं अगर आज की डेट में हम इसे एग्जीक्यूट करें सही ढंग से, क्योंकि उन क्षेत्रों में विकास अब तक नहीं हुआ। और इतने लंबे समय तक जहाँ गैप रहा हो, आज ऑलमोस्ट लगभग 50 साल आप देखें बीत गए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बने 1972 के अराउंड बनी, 50 साल आपके सामने बीते हैं। 50 साल बीतने के बाद जिनको एक्सपीरियंस नहीं, कैपेसिटीज़ का लैक चल रहा है, कनेक्टिविटी का लैक चल रहा है, स्किल्स नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने स्टेट लेवल पर इंडिविजुअल प्लानिंग करके ग्रो करेंगे। जो स्टेट्स माउंटेन चेन्स वाइज, रिवर चैनल वाइज, बॉर्डर वाइज, ट्राइबल कम्युनिटी वाइज इतनी स्ट्रांगली आपस में कनेक्टेड हैं, वो आइसोलेटेड प्लानिंग करके कभी विकसित हो ही नहीं पाएंगे। आप वहाँ डैम बना ही नहीं सकते एक नदी के ऊपर, 2-3 राज्यों को आपस में जोड़ना ही पड़ेगा। जहाँ पर हर जगह पर एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग नज़र आती है, वहाँ पर इस तरह की इंटीग्रेटेड काउंसिल्स जैसे अप्रोचेस को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी कॉस्ट बियर करेगा फ्यूचर में जा कर के, क्योंकि उन रीजन का विकास होना अब देश के लिए ज़रूरी है, ना कि केवल उनके लिए। अगर आप भविष्य को आगे ले जाना चाहते हैं, नए तरह की मार्केट इकोनॉमी से कम्पीट करना चाहते हैं, जहाँ पर एक से एक फल, सब्जियाँ, दवाएँ, हर्ब्स, मेडिसिन्स और न्यू टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस, नए तरीके बिजली पैदा करने के और नए स्किल्स की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको जिन रीजन में ये पोटेंशियल है उसे आज टैप करना ही होगा, और उन रीजन को उस विकास का फ़ायदा देते हुए, ऐसे में उन्हें शामिल करना ही होगा उस प्लानिंग प्रोसेस में, अपनी एक्सपर्टीज़ उन्हें देते हुए। तो जहाँ पर उन राज्यों का रोल यहाँ पर अपने कंसर्न्स प्रेजेंट करना होगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना कंट्रीब्यूशन सपोर्ट की फॉर्म में देना होगा, वहीं सेंटर का रोल यहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना होगा। सेंटर यहाँ पर मेंटरिंग का रोल प्ले करेगा, वहीं पर वो स्टेट मेंटी की तरह इसे फुलफ़िल करेंगे। ये रोल जब फुलफ़िल होने लगेगा, काउंसिल्स काम करने लगेगी, चाहे वो जोनल हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो, यही इसका महत्व था। अलग अलग समय पर काउंसिल्स होल्ड होती हैं, जैसे अभी 2019 के बीच दौरान नॉर्दर्न काउंसिल की मीटिंग हुई सितंबर 2019 में। किस तरह के मुद्दे यहाँ पर एजेंडे पर लिए जाते हैं, एक बार मैं आपको पढ़ करके दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि किस किस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। जैसे कि जब नॉर्थर्न काउंसिल की मीटिंग हुई, ये 29th नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग थी, 29वीं, जब से बनी है तब से लेकर के। इसमें क्या डिस्कशन हुई, स्टेट्स को क्या कहते हैं, गृह मंत्री किन बातों पर चर्चा करते हैं कि हमें उन इश्यूज़ पर बात करनी है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, वाटर शेयरिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ डैम ऑस्टिस, डैम बनाते हैं लोग, रिहेबिलिटेट वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, उनका हैबिटेशन करना, हर्डल्स पोस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इन सारी चीज़ों पर
prosecution of case, monitoring for investigation and prosecution of cases related to the narcotics, पॉक्सो एक्ट एंड मर्डर्स। तो ये जो मुद्दे घूमते हैं देश के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, जोनल काउंसिल्स में नहीं आम मुद्दों की चर्चा होती है। अब किसी भी, चाहे साइबर क्राइम से जुड़े हुए, आईटी एस्पेक्ट से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, जैसे कि पेंडेमिक के मामले में इसे कंट्रोल करने से जुड़े हुए, इन सभी वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़, कोई फिक्स्ड है ही नहीं, आप हर एस्पेक्ट को यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट, अभी अभी रिसेंटली तिरुपति में मार्च 4 को साउदर्न जोनल काउंसिल 29th मीटिंग थी, जो कि कैंसिल हो गई। रीज़न कम्युनिकेट नहीं किया गया किस वजह से हुई, बट वो कैंसिल हो गई। किसने पार्टिसिपेट करना था? साउदर्न जोनल काउंसिल थी, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और पुडुचेरी। और 2 स्पेशल इन्वाइटीज़ रहते हैं, ये किसी जोनल काउंसिल का हिस्सा नहीं है, बट स्पेशल इन्वाइटीज़ के तौर पे बुलाए जाते हैं साउथ की जोनल काउंसिल में। वो कौन थे? द अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्हें बुलाया जाता है। आई बात समझ में? ये साउदर्न जोनल काउंसिल थी। अगर ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई, उसके इश्यूज़ मेन क्या थे? मिनरल पर राज्यों का अधिकार, पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये फर्स्ट। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और सेकेंड ग्रैंड रिवोल्यूशन के ऊपर चर्चा। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पेंडेमिक के दौरान माइग्रेशन का इशू और वर्कर की सिक्योरिटी, ये तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। माल न्यूट्रिशन को वहाँ पर कंट्रोल करना, अरेस्ट करना। लगातार आ रही बाढ़ें, पूर्वी राज्यों में आ रही बाढ़, उसको कंट्रोल करना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन होना, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। तो देखिए, पूर्वी मुद्दे हैं, तो जोनल काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन भी वही है। वेस्ट की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है, तो डिस्कशन भी वैसी ही। हिंटरलैंड एरिया का डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी को इन्हांस करना, बुलेट ट्रेन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड फास्ट करना, फॉरेस्ट और ट्राइबल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना, पोर्ट टर्मिनल्स को इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करना, पीपीपी मोड में एयरपोर्ट और पोर्ट टर्मिनल्स विकसित करना। बातचीत बदल गई, जिस तरह की काउंसिल उस तरह का क्षेत्र, उस तरह की काउंसिल, उस तरह की बातें। आई बात समझ में? तो जोनल काउंसिल्स की जब भी आप मीटिंग सुनेंगे, आपको इसी तरह की डिस्कशंस उसमें दिखेंगी। हमने हर एस्पेक्ट में जोनल काउंसिल पे 3 लेक्चर दिए, जबकि बुक में ये 1.5 पेज भी नहीं था, आपको अच्छे से समझा दिया गया। अब अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है तो इंटरस्टेट काउंसिल प्लस जोनल काउंसिल, इस पर जितना मेरा कंटेंट है, अगर आप उन्हें जोड़ते हैं और आपको ये पूछा जाता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर केंद्र और राज्य चाहें तो ऐसे कौन कौन से मैकेनिज़्म प्रोवाइड किए गए हैं कि हम एक जॉइंट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें फ्री वॉइस रख सकते हैं, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को और अपलिफ्ट करेगा, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो आप इनफ आंसर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई समस्या की बात नहीं है। इस अध्याय को हमने यहीं ख़त्म किया और ये सेगमेंट यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन का जोनल काउंसिल के एंड के साथ यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले अध्याय के लिए धन्यवाद।